जेनजी में क्या इतनी ताकत है कि वो एक देश की सरकार को पलट दे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज पड़ोसी देश में जेनजी प्रोटेस्ट ने ओली सरकार के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है। अब तक सरकार के कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेपाल की जो स्थिति है उसने अभी तक तो ये दिखाया है कि सरकार के गृह, कृषि और स्वास्थ्य मंत्री समेत 5 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दुबई भागने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक वो इलाज का बहाना बनाकर दुबई के लिए उड़ान भर सकते हैं। नेपाल का जेनजी सड़क पर उतर आया है, संसद में घुस गया है, आंदोलन कर रहा है। नेपाल एक बार फिर खुद को असामान्य वजह से ही सही लेकिन बड़े आंदोलन के बीच खड़ा देख रहा है। इस बार आंदोलन की भागडोर युवाओं ने अपने हाथों में संभाल रखी है। नेपाल की केपी ओली सरकार द्वारा फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और एक्स जैसे 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है। सरकार ने जैसे युवाओं को रील बनाने से रोका है, युवा सड़क पर उतरकर रियल सवाल पूछने लगे हैं, भ्रष्टाचार की बात करने लगे हैं, नौकरी कहाँ है वाला सवाल करने लगे हैं। सरकार को सेना उतारनी पड़ी है, कर्फ्यू लगाना पड़ा है। 12 से 1 बजे के बीच रात को अचानक सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगा बैन वापस ले लिया। नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री ने इसकी घोषणा की और प्रदर्शनकारियों से विरोध वापस लेने की अपील की, लेकिन उसके बावजूद भी ये जेनजी जनरेशन है, ये थमने का नाम नहीं लेने वाली है, क्योंकि नेपाल में सोशल मीडिया बैन करने के विरोध में उतरे युवाओं का प्रदर्शन दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी जारी है। नेपाल में इस वक्त स्थिति गंभीर हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास को कब्जे में ले लिया है। नेपाल के सूचना मंत्री के आवास को आग लगा दी गई है। सोशल मीडिया बैन करने के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन अब व्यापक हो चुका है और भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को आधार बनाकर पीएम केपी शर्मा ओली का इस्तीफा मांगा जा रहा है। नेपाल में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाली सेना के प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल से स्थिति नियंत्रित करने के लिए बातचीत की। सेना के सूत्रों के अनुसार सेना प्रमुख ने ओली को सत्ता छोड़ने की सलाह दी। सेना ने कहा कि बिना सत्ता छोड़े हालात को संभालना मुश्किल है। पीएम ओली ने अपने और अन्य मंत्रियों को सुरक्षित निकासी के लिए सेना की मदद भी मांगी है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास से सुरक्षित बाहर निकलने की भी अपील की है। राजनीतिक संकट के बीच सेना ने स्थिति संभालने की तैयारी कर रही है। अब सवाल है कि आखिर नेपाल में एकदम से नेपाल में इतना बड़ा विद्रोह कैसे खड़ा हुआ कि प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए, एक साथ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस विद्रोह की नींव 25 अगस्त को रखी जाती है, जब नेपाल सरकार ने विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को 7 दिन में अपने देश में पंजीकरण कराने का फरमान जारी किया। उसका उद्देश्य था प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मॉनिटरिंग और देश के नियमों का पालन सुनिश्चित करना। हालांकि अधिकांश सोशल मीडिया कंपनियां इस पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाई, जिसके बाद सरकार ने 4 सितंबर 2025 को फेसबुक, एक्स जो पूर्व में ट्विटर था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। साथ ही इंटरनेट की गति को भी काफी धीमा कर दिया गया। प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगने के बाद नेपाल में जनता, खासकर जनरेशन जेड और युवा वर्ग में नाराजगी का माहौल बन गया। अब सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए नेपाल के युवाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नेताओं की आलिशान जिंदगी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। नेपाल के न्यूज पोर्टल्स के अनुसार 5 और 6 सितंबर को सोशल मीडिया पर #नेपोकिड और #नेपोचाइल्ड जैसे हैशटैग तेजी से वायरल होने लगे। लोग नेताओं के बच्चों की महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े, विदेशी छुट्टियां आदि तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट दिखने लगे जिनमें नेताओं के बच्चे की जिंदगी के बारे में लिखा जा रहा था और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का विरोध किया जा रहा था। इस विरोध के चलते ही युवा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और कुछ विपक्षी नेताओं ने 7 सितंबर को #NoMoreCorruption और #वेक अप चैलेंज हैशटैग के जरिए 8 सितंबर को संसद के पास बानेश्वर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। इसका इतना असर हुआ कि 8 सितंबर को बड़ी संख्या में लोग संसद के पास इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना गंभीर हो गया कि इसमें 14 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और इससे बढ़ भी सकती है संख्या, और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। इसके बाद से सरकार के कई मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन रुक नहीं रहा है। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल सरकार ने अगले दिन यानी 9 सितंबर 2025
पेजेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया पर बैन लगाने के विरोध के साथ ही नेताओं के भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे थे। अब उनका उद्देश्य सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जवाबदेही की मांग करना है। उनका नेताओं के बच्चों की विलासिता और भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को उजागर करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। अब इस पर कार्रवाई की मांग हो रही है। पिछले दिनों बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात बने थे, जब छात्रों के प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को ढाका से सीधे उड़ान भरकर भारत आना पड़ा था और अभी उन्होंने भारत में ही शरण ले रखी है। इसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के सलाहकार के तौर पर शासन चला रहे हैं और अब वहां आम चुनाव नहीं हो पाए हैं। इसी तरह श्रीलंका में जुलाई 2022 में आर्थिक राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भागना पड़ा था। देखिए, नेपाल की कहानी नई नहीं है, कई देशों में इस तरह की स्थिति रह चुकी है, लेकिन हाँ, नेपाल पुराना भी नहीं है। नेपाल में ओली सरकार पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है और ये साफ तौर पर एक तख्ता पलट की ओर इशारा कर रहा है। अब क्या स्थितियां रहेंगी, इसके लिए अपडेट देते रहेंगे और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को नेपाल की स्थिति के बारे में पता चल सके और ये पता चल सके जेन ज़ी जनरेशन में कितनी ताकत है कि वो एक सरकार को पलटने तक की हिम्मत रखते हैं, अपनी आवाज़ को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जेन ज़ी के द्वारा जो आवाज़ उठाई गई है उसका क्या असर होता है। लेकिन हाँ, जो सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी हमारे ही पैसों से अर्जित की जाती है। लेकिन अब देखना होगा कि नेपाल में स्थिति कितनी बदलती है और किस तरह का आगे स्थिति बनती है। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस स्थिति पर, मुझे कमेंट में जरूर राय दें। नमस्कार।